हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स विहार के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर विच इज सेट्स। सेट्स जनरली ये वर्ड हम प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक डिनर सेट, इस तरह से आपने सुना होगा। तो डिनर सेट में क्या होता है, वो चीज़ें होती हैं जो डिनर में जिनसे हमें हेल्प मिलती है, जो डिनर करते टाइम हम यूज करते हैं। जनरली वो बर्तन होते हैं। बट मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में सेट्स क्या होता है शायद ये आप नहीं जानते हैं। बट एक ऐसा वर्ड जो हम डेली लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी फैमिलियर टू अस, विच इज़ कलेक्शन। कलेक्शन कलेक्शन एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो सेट्स क्या होते हैं? सेट्स कुछ स्पेशल कलेक्शंस ही होते हैं। ये कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है, दैट इज़ जस्ट सम स्पेशल कलेक्शंस। अब कैसे कलेक्शंस? तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ अ सेट की। डेफिनेशन ऑफ अ सेट, तो डेफिनेशन में है a set is a well defined collection of objects. A well defined collection of objects is called a set. Just like एक एग्जाम्पल लेते हैं, a collection of good students of class 11th। तो कलेक्शंस, वो कलेक्शंस जो वेल डिफाइन हो, उनको हम सेट्स बोलते हैं। यहाँ आपके सामने एक कलेक्शन रखा हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। सपोज दैट इस कलेक्शन में आपके फिजिक्स टीचर से कहा गया कि इस कलेक्शन को कंप्लीट करें, तो उन्होंने रवि नाम के एक स्टूडेंट को उसमें शामिल कर लिया, उस कलेक्शन में उसको इंक्लूड कर लिया, क्योंकि रवि की जो फिजिक्स थी वो बहुत अच्छी है, तो उसको शामिल कर लिया। तो उन्होंने सही किया। बट उसी समय वहाँ पे एक केमिस्ट्री टीचर आ जाते हैं आपके, और वो ये कहते हैं कि हाउ कैन यू डू दिस, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, दिस स्टूडेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस कलेक्शन, इन दिस ग्रुप। तो वो ये कहते हैं कि इस स्टूडेंट को इस ग्रुप में नहीं होना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उनके कहने की एक वजह है, क्योंकि रवि की केमिस्ट्री वीक है, पुअर है, तो उसकी अगर केमिस्ट्री कमज़ोर है तो रवि को इस ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आपके फिजिक्स टीचर कह रहे हैं शामिल होना चाहिए, आपके केमिस्ट्री टीचर कह रहे हैं शामिल नहीं होना चाहिए। तो क्या केमिस्ट्री टीचर गलत कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, अपनी जगह सही कह रहे हैं। आपके फिजिक्स टीचर भी सही हैं, केमिस्ट्री टीचर भी सही हैं, जबकि एक कह रहे हैं शामिल होना चाहिए, एक कह रहे हैं शामिल नहीं होना चाहिए। दोनों लोग जस्ट एक दूसरे के अपोजिट बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों सही हैं। तो ऐसा केस जिसमें इस तरह के अपोजिट आर्गुमेंट राइज हो जाएं, तो ऐसे केस को बोलते हैं कि इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड केस। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस तरह के आर्गुमेंट नहीं होने चाहिए जो कि जस्ट एक दूसरे को अपोज करें। अब एक और कलेक्शन लेते हैं, अ कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स। अ कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स, इस कलेक्शन में किसी से कहा गया तो उसने क्या किया,
उसने इस कलेक्शन में हाथी को शामिल कर लिया। उसने सोचा यार इतना बड़ा साइज, इतना बड़ा जानवर, ये तो बहुत डेंजरस है, अगर इसने पैर रख दिया तो हमारा क्या होगा, है ना। तो ये तो इट इज़ अ डेंजरस एनिमल्स, उसने ये कहा है। बट आप ज़रा उस व्यक्ति से पूछ के देखिए जो हाथी के ऊपर बैठ के सवारी करता है, जिसको हम बोलते हैं महावत, वो इसके ऊपर बैठता है। अगर उससे पूछा जाएगा तो वो कहेगा यार कहाँ है इस जानवर को, इस एनिमल को तुम इसमें रख रहे हो, डेंजरस एनिमल्स के बीच रख रहे हो, ये तो बहुत सीधा जानवर है ना। तो क्या वो गलत है? जी नहीं, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो तो उसी के ऊपर बैठा है, तो उसे डर क्यों लगेगा भाई। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये जो कलेक्शन है इट इज़ मतलब एलिफेंट इज़ नॉट अ डेंजरस एनिमल उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि जिसने ये कलेक्शन किया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल इज़ एलिफेंट इज़ ए डेंजरस एनिमल। दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही है, हम किसी को गलत नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो इसको भी हम बोलेंगे नॉट अ सेट, इसको भी बोलेंगे नॉट अ सेट। ये भी सेट नहीं है और ये भी सेट नहीं है। अब देखिए, अ कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर, अ कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर। अब देखिए, आप किसी से भी कहिए इस कलेक्शन को करने के लिए तो जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक सारे नाम आ जाएंगे, मंथ के सारे नाम आ जाएंगे, और कोई किसी नाम पे ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता है। देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन। सो इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, it is a set because this collection is well defined, so it is a set। अब बात करते हैं इन दोनों की। इन दोनों में ऐसी क्या कमी थी कि ये सेट ना बन पाए? ऑफ कोर्स दे आर नॉट वेल डिफाइंड, बट व्हाट इज द रीजन दैट दे आर नॉट वेल डिफाइंड? ऐसा क्या था इनमें कि ये डिफाइन नहीं हो पाए, वेल डिफाइन नहीं हो पाए? वजह थी ये वर्ड्स। आप देखिए, गुड, डेंजरस, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। आप जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप देखते हैं, आप वहाँ पे एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं, दीज आर एडजेक्टिव्स, और जहाँ पर इन वर्ड्स का यूज़ होने लगेगा तो वो कलेक्शंस, ऐसे कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इस टाइप के वर्ड्स जब आएंगे तो वो सेट नहीं बन पाएंगे। दिस इज़ द डेफिनीशन ऑफ सेट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स मूव ऑन। चलिए, अब हमें देखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट। देखिए, सेट जो होता है उसे आप हमेशा कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। इस ब्रैकेट्स के अंदर इसके एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट, अगर आप अल्फ़ाबेट से एलिमेंट्स को रख रहे हैं तो आप स्मॉल अल्फ़ाबेट से उनको रखेंगे, और सेट को हमेशा आप कैपिटल अल्फ़ाबेट से नाम देंगे। तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट से, और सेट का जो नाम होगा वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से। कुछ सेट्स उनके नाम फिक्स्ड हैं, जैसे n, ये है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, चलता जाएगा। r, ये होता है द सेट ऑफ रियल नंबर, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। मतलब ये आप इसको ऐसे बोल देंगे कि x सच दैट x इज अ रियल नंबर। उसको हम आगे देखेंगे, क्योंकि रियल नंबर को इस तरह से रखना। फिर इसके बाद ये होता है द सेट ऑफ rational number. Of course R is the set of real numbers. तो इस तरह से ये कुछ सिंबल हैं जिनका यूज करते हैं। C
इसको बोलते हैं द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस तरह से आप कुछ नाम पहले से ही क्लियर डेफिनेट नाम है, डेफिनेट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक पर्टिकुलर सेट के लिए कुछ नाम होते हैं, उनको हमें देखना है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड होते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है दैट इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, इसको आप लिस्टेड मेथड भी बोल सकते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। इस वर्ड से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को एक लिस्ट बना के रख दिया जाए तो उसकी जो फॉर्म होगी वो रोस्टर फॉर्म होगी। देखिए यहाँ पे जैसे मैं ऐसे एक सेट रख दे रहा हूँ, ये आप देखिए इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं सीधे सीधे सामने हैं, हमारे दिख रहे हैं हमें, तो ये रोस्टर फॉर्म है, एक लिस्ट मेथड है। ठीक है, अब इसकी जो सेकंड फॉर्म है ये तो बहुत इजी होता है, जो भी क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे वो बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। बट सेट बिल्डर फॉर्म, ये फॉर्म हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम रूल मेथड भी बोलते हैं। रूल मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है, इसमें हमारे सामने एलिमेंट्स नहीं होते हैं, एलिमेंट्स को एक रूल बना के रखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, इसमें एलिमेंट्स का जनरलाइजेशन किया जाता है। जनरलाइजेशन, आओ व्हाट इज द जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट आपके क्लास के बच्चे, कुछ बच्चे ग्राउंड में खड़े हुए हैं, आपके क्लास टीचर आते हैं, वो नाम देते हैं रवि कम हियर। कौन जाएगा, रवि जाएगा, ऑफ कोर्स रवि जाएगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलरली इंडिविजुअली रवि को बुलाया है, तो सिर्फ रवि जाएगा। इन केस अगर उन्होंने ये कहा तो होता कि स्टूडेंट्स कम हियर, तब कौन जाता, सारे स्टूडेंट्स जाते, सारी क्लास के बच्चे जाते, आपकी 11th क्लास के सारे बच्चे जाते। तो क्या हुआ, उन्होंने एक वर्ड का यूज़ किया विच इज़ स्टूडेंट, और उस वर्ड ने क्या कर दिया, उस वर्ड ने जनरलाइजेशन कर दिया। वो वर्ड सभी स्टूडेंट्स पर, सभी बच्चों पर, जो 11th क्लास के बच्चे वहाँ खड़े हुए थे, उन सभी पर अप्लाई हो गया। दैट इज़ कॉल्ड जनरलाइजेशन। तो यहाँ पर हम जनरलाइजेशन करते हैं एलिमेंट्स का, और वो करते हैं हम एक्स से। एक्स सच दैट, ये जो दो डॉट आपको दिख रहे हैं इनको बोला जाता है सच दैट, या आप इनको ऐसे भी पढ़ सकते हैं वेयर। एक्स वेयर, एक्स इज एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट comes before E. X says that X is an English alphabet comes before E. तो E से पहले आने वाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखिए आप X कौन कौन सी वैल्यू गेन कर सकता है। ऑफ कोर्स X A हो सकता है, X B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है। तो यही सेट आ जाएगा। तो ये है उस सेट की रोस्टर फॉर्म और ये है उस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे क्या किया गया, पहले तो एलिमेंट्स का जनरलाइजेशन किया, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन है, एक रूल बनाया गया एलिमेंट्स के लिए। तो जितने भी एलिमेंट्स इस रूल को फॉलो करेंगे वो इस सेट के अंदर आते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेट्स की। टाइप ऑफ सेट्स, तो इसमें हमें सबसे पहले जो देखना है दैट इज सिंगल सेट और सिंगलटन सेट।
सिंगल सेट और सिंगलटन सेट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल सेट। आप लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जस्ट लाइक दैट, इस सेट के अंदर देखिए सिर्फ एक एलिमेंट रखा हुआ है, तो ये एक सिंगल सेट है। सेकंड हमें पढ़ना है नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, ये सभी इसके नाम है, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी वर्ड इज क्लियरिंग ऑल थिंग्स। एम्प्टी वर्ड से आपको सब कुछ पता चल रहा होगा। एक एम्प्टी मतलब होता है खाली, एक ऐसा सेट जो खाली है। किससे खाली है? सेट के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। देयर इज अ स्पेशल symbol for it which is phi, a Greek letter phi। तो इसको हम phi से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक सेट है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रेज कर रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। आप उनको देख के, कुछ सेट्स मैं आपके सामने रखूँगा, आप उनको देख के बताएंगे कि इनमें कौन सा सिंगल है और कौन सा नल सेट है। तो सबसे पहला ये आपके सामने रखा हुआ है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा इस तरह से है, पांचवा इस तरह से। ये 5 सेट्स आपके सामने रखे हुए हैं। आपको इनमें बताना है कि कौन सिंगल सेट है और कौन नल सेट है। ऑफकोर्स आपको इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताना है कि किस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप बता देंगे तभी आप ये बता देंगे कि ये सिंगल है या नल सेट है। तो देखिए आप, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, इस सेट के बारे में क्या ख्याल है? बताइए, क्या है ये, नल सेट है या सिंगल सेट है? आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। चलिए, कुछ भी नहीं है, ना तो ये नल सेट है और ना ही ये सिंगल सेट है। ये पहला क्रॉस नल सेट के लिए, दूसरा क्रॉस सिंगल सेट के लिए, ये कुछ भी नहीं है। ये वाला, ये आप कह रहे हैं कि नल सेट है, सिंगल नहीं है। इसको इट इज़ सिंगल, ओके। आप कह रहे हैं ये नल सेट नहीं है, सिंगल है, तो सिंगल पे हम ध्यान रखना, पहला नल सेट शो कर रहा है, दूसरा सिंगल सेट, तो इस पे ये कुछ भी नहीं है, इसमें ये नल सेट है, सिंगल नहीं है। इस पे आप कह रहे हैं कि ये सिंगल सेट, नल सेट नहीं है, सिंगल सेट है, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए ऐसे चलते हैं। इसको देखिए, ये क्या है? ये सिंगल सेट है। चलिए, ये वाला, ये कुछ भी नहीं है, ना तो नल है ना सिंगल है, ये कह रहे हैं आप। चलिए, आपकी बात मैंने सुनी, अब मैं अपने आंसर्स आपको दूंगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सिंगल सेट है। ऑफ कोर्स ये भी एक सिंगल सेट है, ये भी एक सिंगल सेट है, ये ऑलवेज एक सिंगल सेट है, और ये कुछ भी नहीं है। अब आप देख सकते हैं इनमें नल सेट तो कहीं कोई है ही नहीं। अब देखिए, कोई भी नल सेट नहीं है। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि ये सिंगल कैसे हो गया, क्योंकि आपने इसके एलिमेंट गिने होंगे, है ना? तो आपने गिने होंगे इसके 3 एलिमेंट, तो आपके हिसाब से ये तो सिंगल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। बट ऐसा नहीं है। सोचिए ज़रा, अगर आपके घर में कोई पेइंग गेस्ट रहने के लिए आए और उनके पास टीवी है, फ्रिज है, इन्वर्टर है, एसी है ना? तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप कि यहाँ क्या है, आपके इस रूम में क्या है, तो आप क्या कहेंगे? या कोई आपसे पूछे अगर कुछ, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे पास एक टीवी है, एक फ्रिज है, एक इन्वर्टर है, एक एसी है, ऐसे बोलेंगे क्या? मतलब
जो पेइंग गेस्ट के टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, एसी हैं वो क्या आपके हो जाएंगे? क्या आप उनको बोलेंगे कि ये मेरे हैं? नहीं, उन पर आपका कोई राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी है आपके पेइंग गेस्ट की, उस पर आपका कोई अधिकार, कोई राइट आपका नहीं है। सिंपली आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि हाँ मेरे यहाँ एक पेइंग गेस्ट रहते हैं, दैट्स ऑल। दूसरे तरीके से आप कहें कि सपोज दैट आपके पेइंग गेस्ट के फैमिली मेम्बर की संख्या जो है वो 4 फैमिली मेम्बर हैं वो, तो आप क्या कहेंगे? मेरे यहाँ 4 लोग रहते हैं, ऐसे बोलेंगे क्या आप? अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ कितने लोग रहते हैं, आपके यहाँ कितने लोग रहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मेरे यहाँ 4 लोग रहते हैं, ऐसे बोलेंगे क्या आप? नहीं, आप सिर्फ ये बोलेंगे कि एक पेइंग गेस्ट है हमारे, ऐसे बोलेंगे ना, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर आपके पेइंग गेस्ट के हैं, आपके नहीं है, है ना। तो ठीक वैसे ये हमारा हाउस ओनर है, ये वाला सेट है ना, और ये अंदर वाला जो सेट है ये एक पेइंग गेस्ट है, ये वाला सेट एक पेइंग गेस्ट है, और ये 1 2 3 जो हैं वो इस पेइंग गेस्ट के फैमिली मेम्बर हैं। तो ये 1 2 3 आपके फैमिली मेम्बर नहीं हो सकते, ये तो इसी के फैमिली मेम्बर हैं। आप सिर्फ इतना कह सकते हो कि मेरे अंदर ये एक पेइंग गेस्ट है, मतलब सिर्फ एक एलिमेंट है, राइट। तो अगर मैं इस सेट को कोई नाम दे दूं, सपोज दैट ए, तो ये सेट कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए सिंगल सेट साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसकी बात करते हैं, ये भी सिंगल है, ये भी आपको बहुत परेशान कर रहा है, हाउ इट इज़ सिंगल, इसमें तो कोई एलिमेंट दिख ही नहीं रहा है। तो देखिए फिर से बात वहीं से करते हैं, पेइंग गेस्ट से ही बात करते हैं। सपोज दैट देयर इज अ पेइंग गेस्ट, उसके पास कुछ भी नहीं है, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, इन्वर्टर, कुछ भी नहीं है ना। तो क्या आप वो आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? क्या ये नहीं कहेंगे कि मेरे यहाँ एक पेइंग गेस्ट रहते हैं? ऑफकोर्स आप कहेंगे ना। भाई आपके पेइंग गेस्ट के पास कुछ है या नहीं है, उससे आपको क्या मतलब है? भाई आपको तो कोई मतलब नहीं है। तो ठीक ऐसे ही अगर इस सेट से पूछा जाए कि आपके यहाँ कितने पेइंग गेस्ट हैं, तो ये बोलेगा एक पेइंग गेस्ट है। अब ये तो नहीं बोलेगा कि यार उसके पास कुछ है ही नहीं, वो काय का पेइंग गेस्ट, ऐसे तो नहीं बोलेगा ना। मतलब क्या हुआ, इसके यहाँ ये कि पेइंग गेस्ट है, अब इसके पास कुछ नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी है, वो हो या ना हो क्या मतलब है। तो ये एक सिंगल सेट है, और अगर ये एक सिंगल सेट है तो ये भी एक सिंगल सेट है। क्यों? देखिए इस वाले सेट को हम फाई ही तो बोलते हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है सिंगल सेट, तो ये भी सिंगल सेट है, दोनों सेम ही तो हैं, हमने इसका सिंबल रख दिया। इसमें देखिए ये भी एक सिंगल सेट है ना, क्योंकि ये वाला सेट ही एक एलिमेंट है बाहर वाले सेट का। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिंगल सेट नहीं है, ना तो ये नल सेट है ना सिंगल सेट है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस सेट के एलिमेंट्स कितने हैं? क्या कहेंगे आप? 3 एलिमेंट्स? नहीं, ये वाला सेट एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 2 हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंगल और नल सेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ सेट्स में ही बात करते हैं। अब हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। काफ़ी कुछ नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, या हम ये कह सकते हैं कि इफ़ देयर एग्जिस्ट लास्ट एलिमेंट, अगर वहाँ पर एलिमेंट्स की जो नंबर्स हैं वो काउंटेबल हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। कुछ बुक्स ऐसे कहती हैं इफ़ वी कैन काउंट द एलिमेंट ऑफ अ सेट, मतलब एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर किसी के पास हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर किसी के पास हैं, तो वो फाइनाइट सेट हो जाता है। अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, अ सेट ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, तो वो एक फाइनाइट सेट है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ABCD चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा? Z तक। तो ये देखिए Z तक जाके एलिमेंट सारे खत्म हो जाएंगे, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना। अब एक और एग्जाम्पल अगर हम ले लें, 1 2 3 ...
क्या किसी ने लास्ट नेचुरल नंबर देखा है? कभी लास्ट नेचुरल नंबर तक पहुंचा जा सकता है? नहीं पहुंचा जा सकता। मतलब क्या हुआ, इस सेट के एलिमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, तो इट इज़ इनफाइनाइट। ये आपका इनफाइनाइट है, ये आपका फाइनाइट सेट है। तो इस तरह से इसमें फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वल सेट्स की। तो इसमें आप बोलेंगे टू सेट्स आर इक्वल इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। जैसे मान लीजिए मैं एक सेट ले रहा हूँ, उसमें मैंने ABC लिया, एक और मैंने सेट ले लिया 1 2 3 ले लिया, एक और मैंने सेट लिया क्या A को हम B के इक्वल बोलेंगे? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, लेकिन आप देख सकते हैं टाइप ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट है, मतलब सेम एलिमेंट्स नहीं है। ऑफ कोर्स A और C इक्वल हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट इज सेम। तो यहाँ पर A = C बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है सबसेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A will be a subset of V if all elements of A belongs to B. A will be a subset of V if all elements of A belongs to B. A जो है वो V का सबसे, A और V दो सेट्स हैं हमारे। तो अगर A के सारे एलिमेंट्स B में बिलोंग करते हैं, B में आते हैं, तो कहा जाता है कि A इज ए सबसेट ऑफ V। तो देखिए इसको कुछ इस तरह से लिखें। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। You can see that all elements of A belonging to B. A के सारे एलिमेंट्स B में बिलोंग कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे A is a subset of V. This is the symbol of subset. Symbols are very important on account of this chapters. Of course, throughout mathematics, you have to deal with different type of symbols which are very important. So we focused, it is the first symbol I have shown to you in this chapter. एक और सिंबल होता है, अगर ये ऐसे लिखा है, इसको बोलते हैं belongs to, इसको बोलते हैं belongs to। तो इसको बोलेंगे V belongs to A। तो देखिए आप A के सारे एलिमेंट B में हैं, तो A जो सबसेट ऑफ B, ये सबसेट का सिंबल है। अच्छा, ये जो B belongs to A लिखा है, belongs to का मतलब होता है इज द एलिमेंट ऑफ B इज द एलिमेंट ऑफ A। बट इतना लंबा सेंटेंस मैथमेटिक्स में हम नहीं लिखते हैं, हम मैथमेटिक्स में सिंबल्स का यूज़ करते हैं और शॉर्ट में टू द पॉइंट अपनी बात रखते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिखाता है हाउ स्ट्रेट यू कैन बी, हाउ एक्यूरेट यू कैन बी, हाउ फोकस्ड यू कैन बी। तो ये हमारी लाइफ स्टाइल को बहुत ही अफेक्टेड करता है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट का एक अपना ही तरीका होता है, एक अपना ही लाइफ स्टाइल होता है। तो आप देख सकते हैं, सबसेट की बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन सबसेट्स पर और ले जाते हैं और आगे बढ़ाते हैं इसको। नाउ सपोज दैट आई हैव अ सेट, देन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि इस सेट के कितने सबसेट मैं बना सकता हूँ। हाउ मैनी सबसेट्स आर पॉसिबल ऑफ ए, कि इस सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो देखिए, क्या ये इसका सबसेट है?
ऑफ कोर्स है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। ऐसे ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर देखिए अब देखिए ये भी इसका सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। क्या ये इसका सबसेट है? क्या ये इसका सबसेट है? थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा ये। आप क्या कहेंगे, सर ये तो इक्वल है। बट मैं इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहा हूँ कि क्या ये वाला सेट इसका सबसेट है। तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट, है ना। ये कुछ वैसी ही बात है कि एक स्कूल का कोई प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये एक टीचर हैं, तो आंसर क्या होगा आपका? क्या आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो प्रिंसिपल हैं? नहीं, प्रिंसिपल होने से पहले वो एक टीचर है। ऑफ कोर्स ही इज़ अ टीचर, जस्ट लाइक दैट। ये इसके इक्वल होगा, नो डाउट इक्वल है, होगा इक्वल। बट पहले हम ये कहेंगे कि ये इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। ए बी सी तीनों एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दिस इज ए सबसेट ऑफ ए, राइट। फिर से देखिए एक और चीज़ देखिए, क्या ये इसका सबसेट है? फिर से आप परेशान होंगे। अब आप सोचेंगे सर यहाँ तो ठीक है, इसके सारे एलिमेंट इसमें थे, बट इसका कौन सा एलिमेंट इसमें है? तो आप अगर ये कहेंगे कि ये इसका सबसेट, तो नहीं हो सकता। तो देखिए जब आप ये कहेंगे कि ये इसका सबसेट नहीं है, तो मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पुटअप करूंगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है इस सेट के अंदर जो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। व्हाट इज दैट एलिमेंट इन दिस सेट विच इज नॉट बिलोंगिंग टू ए? क्या इसके अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में बिलोंग नहीं करता है? आप मुझे ढूंढ के बताओ इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट जो ए में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। क्या आप ढूंढ पाएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। तो अगर आप इसको नॉट अ सबसेट ऑफ ए बोल रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल, यू हैव टू गिव सच एन एलिमेंट इन दिस सेट विच इज नॉट बिलोंगिंग टू ए। आपको इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट बताना होगा जो ए में बिलोंग नहीं करता है। तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। इस वजह से ये ए का सबसेट है। अब आप काउंट कीजिए, दीज आर ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। तो देखिए ये टोटल कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं, है ना। अब जानते हो ये 8 क्यों बन रहे हैं? अगर मैं ये सेट लिया होता, अगर मैंने ए को इस तरह से लिया होता, अब अगर आप इनके सबसेट्स बनाएं तो देखिए पहले आप एक एक करके, चलिए इसको भी बनाते हैं, एक एक करके बनाएंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एक एक एलिमेंट को लेके सबसेट बना दिए। कितने बन गए? 4। अब आप दो दो को लेके बनाएंगे, तो एक को बी के साथ लिया, फिर मैं एक को सी के साथ लूँगा। देखिए एक तरीके से बनाना सिस्टम से तो कोई नहीं छूटेगा, अदरवाइज़ कोई ना कोई छूट जाएगा। अब आप ए को डी के साथ बना दीजिए। ये 3 तो ए वाले बने। अब बी किसके साथ बना सकता है? सी के साथ मिलके एक सबसेट बना सकता है। ऑफकोर्स वी आपका डी के साथ मिलके एक सबसेट बना सकता है, बी इस तरह से बना सकता है। अब सी किसके साथ बना सकता है? डी के साथ। तो ये कितने सबसेट बन गए? 2-2 के 6 बन गए। अब आप 3-3 को लेके भी बना सकते हैं। तो 3-3 को लेके जब मैं बनाऊंगा तो मैं एक तरीके से जाऊंगा, क्या कि मैं एक एक बार एक एक को छोड़ता हुआ जाऊंगा। देखो एक बार मैं ए को छोड़ दूंगा, ये 3 एलिमेंट ले लूँगा। फिर एक बार मैं बी को छोड़ दूंगा, ये 3 एलिमेंट ले लूँगा। एक बार मैं सी को छोड़ दूंगा, ये 3 एलिमेंट ले लूँगा। अब एक बार मैं डी को छोड़ दूंगा, 3 एलिमेंट ये ले लूँगा। तो ये 4 ये बने हैं। फिर एक बार मैं चारों को लेके बनाऊंगा और एक ऑफकोर्स 5 नल सेट, वो तो हर एक का सबसेट हो गई होगा, हर एक सेट खुद का भी सबसेट हो गई होगा। तो ये 2 तो हमेशा रहेंगे,
एक वो सेट खुद अपने आप का सबसेट हो जाएगा, एक नल सेट जो आपका है वो हर एक का सबसेट हो जाएगा। अब आप इनको ज़रा काउंट करें, 4 ये हो गए, 7 3 10, 4 ये हो गए 14 और 2 ये हो गए 16, टोटल 16 सबसेट्स बने हैं। ये 8 बने थे, ये 16 बने हैं। देखिए, तो क्या हम हर बार ऐसे ही करेंगे? हर बार हम सबसेट्स बनाएंगे फिर उन्हें काउंट करेंगे? अगर क्वेश्चन केवल इतना है कि हाउ मैनी सबसेट्स आर पॉसिबल, अगर हमें सिर्फ नंबर में सबसेट्स का अगर हमसे केवल नंबर पूछा गया है, उनकी केवल संख्या पूछी गई है, तो हमें इतना एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है? इज़ देयर एनी पॉसिबल मेथड टू गेट डायरेक्ट नंबर ऑफ सबसेट्स, मतलब विदाउट मेकिंग देम, मतलब क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि बिना सबसेट्स बनाए हम नंबर ऑफ सबसेट्स बता सकते हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला है। सपोज दैट यू हैव अ सेट हैविंग n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसी सेट के पास, जैसे इस सेट के पास 3 है, इसके पास 4 एलिमेंट, ऐसे सपोज दैट देयर इज अ सेट हैविंग n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of a set having n elements, this is equals to 2 to the power n। अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 to the power n, where n is the number of elements। अब आप देखिए ज़रा, a को देखते हैं, इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो जब इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हम काउंट करने जाएं तो बिना सबसेट्स बनाए हम डायरेक्ट बता सकते हैं 2 to the power n मीन्स 2 to the power 3, 2 to the power 3 मीन्स 8 सबसेट्स, जैसा कि 8 सबसेट हम पहले बना चुके हैं इसमें। ऐसे जब इसकी बात करेंगे तो आप बोलेंगे 2 to the power 4 मीन्स 16 सबसेट्स। तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला निकलता कहाँ से है? अब इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, अभी आप आगे चल के 11th क्लास में ही एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे विच इज़ बाइनोमियल थ्योरम। वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बट वहाँ उस चैप्टर के एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमें यहाँ पे है। अगर हम इस रिज़ल्ट को डेराइव करना चाहते हैं, इस फॉर्मूले को फाइंड करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, हमें आने वाले टाइम में पढ़ना है तो थोड़ा सा हम यहाँ भी पढ़ सकते हैं। चीज़ हमारे सिलेबस में ही है, उससे बाहर तो है नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक वर्ड से इंट्रोड्यूस कराता हूँ विच इज़ फैक्टोरियल। क्या होता है ये फैक्टोरियल? ये होता है इसका सिंबल, एक्सक्लेमेटरी साइन देखा है, वो होता है इसका सिंबल, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बट ज़्यादातर ऐसे ही यूज़ करते हैं, थोड़ा सा इजी पड़ता है, टाइम कम लेता है। सपोज दैट ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे फैक्टोरियल 5। दिस इज फैक्टोरियल 5। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब अगर 5 का फैक्टोरियल है तो 5 से लेके 1 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होता है फैक्टोरियल 5। तो ये कितना आ जाएगा? 120। अगर आपसे फैक्टोरियल 4 कहा जाए तो आप बोलेंगे 4 × 3 × 2 × 1। बहुत सिंपल है। अगर आपसे फैक्टोरियल 7 बोला जाए तो आप कहेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई, फैक्टोरियल क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक चीज़ और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे ये फैक्टोरियल 7 है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, एक्सपेंड कर दिया इस फैक्टोरियल को। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ
तो ये 6 5 4 3 2 1 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब 6 से लेके 1 तक मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको 6 का फैक्टोरियल नहीं लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि 7 फैक्टोरियल है, मैं चाहता हूँ इस 7 को बाहर निकालना, निकाल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल बन जाएगा 6 का। अगर मान लीजिए n फैक्टोरियल लिखा है, मैं n बाहर निकालूं, n माइनस 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा, एक कम का फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे एक और चीज़ है, suppose that these are 4 students available for any competition, और उस कंपटीशन में हमें पार्टिसिपेट कराना है 2 लोगों की टीम से। एक टीम को ले जाना है उस कंपटीशन के लिए जिसमें 2 लोगों को पार्टिसिपेट करना है। तो वो टीम हम कितने तरीके से बना सकते हैं? हो सकता है कि हम राम और अजय को ले लें, या फिर हम राम और विजय को ले लें, या फिर हम राम और योगेश को ले लें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि अजय और विजय इनको रख लें, या फिर हम अजय और योगेश को रख लें, या फिर हम विजय और योगेश को रख लें। मतलब जो हमारी टीम बननी है 2 लोगों की, वो इतने तरीके से हम बना सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग अ टीम ऑफ 2 कैंडिडेट्स कैन बी मेड बाय 6 वेज, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 है, 6 टीम आप बना सकते हैं, किसी भी एक को ले जाइए। अब हमने ये बना के देखा है, देयर इज़ अ मेथड, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि कितनी टीम बन सकती हैं, और वो मेथड बोला जाता है NCR। थोड़ा आगे की चीज़ें हैं, बट आप परेशान मत होना, आगे चल के हमें वैसे भी पढ़नी है, तो 11th की ही चीज़ है, तो इसको हम अभी पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है। NCR, N क्या है? टोटल अवेलेबल कैंडिडेट, टोटल अवेलेबल कैंडिडेट। R क्या है? उनमें से कितने लोगों को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 को सिलेक्ट किया है। पहले मैं ये NCR का फॉर्मूला रख दूँ आपको। NCR का मतलब होता है, NCR मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 persons out of, total number of ways of selecting R objects out of given N objects। N objects हमें given है, उनमें से R objects को हमें select करना है। कितने तरीके से सिलेक्शन बनाया जा सकता है वो ये हमें बताता है फॉर्मूला NCR। तो देखिए यहाँ पे NCR का फॉर्मूला लिख दूँ पहले मैं, फैक्टोरियल N, नीचे आता है फैक्टोरियल R, फिर आता है N माइनस R का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है, इसको एज ए फॉर्मूला लीजिए, इससे डरिए मत, बड़ा ही सिंपल होने जा रहा है। देखिए ये तो एक फॉर्मूला है, आपको जस्ट इसको याद करना है। अब देखिए मेरे पास टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 4, तो N की वैल्यू कितनी है? 4। सिलेक्शन कितने का करना है मुझे? 2 का। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ये R हमेशा N से छोटा होता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 4C2। तो यहाँ पर NCR, N की जगह क्या है? 4 का फैक्टोरियल हो गया, R की जगह 2 है, 2 का फैक्टोरियल हो गया, N माइनस R तो 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल हो गया, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल,
ये भी 2 फैक्टोरियल हो गया। 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कह सकते हैं। 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1, इसको भी 2 इंटू 1। अब आप देख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6। कितने तरीके बने? 6। देखिए ये 6 तरीके थे, 6 टीमें टोटल बन सकती थी। तो इस तरह से ये एनसीआर हमारा काम कर सकता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको ऐसे गिन सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है 1 + x होल पावर n, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला होता है c0 + c1 x + c2 x² प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाता है? cn x⁴n तक। इसको भी आप एक जस्ट लाइक एक फार्मूला ले लीजिए, डरना बिल्कुल नहीं है, बड़ा ही इजी है। अभी आगे चल के आफ्टर 1 2 और 3 मंथ हम इस चैप्टर पर पहुंच जाएंगे, वहाँ यही पढ़ना है हमें, है ना। तो थोड़ा सा अभी भी देख सकते हैं। इधर पे सब पे n चलने वाला है। तो देखिए अगर मैं इसको x की जगह 1 रख दूं तो 1 + 1 क्या बन जाएगा? 2। x = 1 रख दे रहा हूँ तो 1 + 1 क्या बन जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 2⁴n। अब देखिए nc0 प्लस x तो 1 हो गया, nc1 x 1 है तो 1 का स्क्वायर भी 1, nc2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा ncn तक। ये एक नया फॉर्मूला निकल के आया हमारे लिए। मेन ये फॉर्मूला है, ये मुझे आपको समझाना था, ठीक है। इसके यूज से हमारा फॉर्मूला बनेगा। देखिए कैसे। अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। ये था, ठीक है। अब मैं अगर इसको ना लूँ, एक छोटा एग्जांपल हो गया ये तो। सपोज दैट हमारे पास कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमें इसके सबसेट्स पता करने हैं कि कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं? हम पहले एक एक सिंगल एलिमेंट्स रख के सबसेट्स बनाते हैं। तो सिंगल रख के कितने बनेंगे, है ना, ये देखना है। तो ये कौन बताएगा हमें? सिंगल रख के कितनी टीम बनेंगी वो बताएगा NCR। n मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? n। उनमें से कितनों को लेना है? एक को लेना है। तो वो बन जाएगा NC1। n में से एक को लेके कितने तरीके हैं जिनसे आप टीम बना सकते हैं? आप कहेंगे NCR मतलब NC1। फिर 2 को लेके अगर हम बनाएं तो कितने बनेंगे? NC2। 3 को लेके बनाएंगे तो कितने बनेंगे? NC3। 4 को लेके बनाएंगे तो कितने बनेंगे? NC4। इस तरह से चलते जाएंगे। और कब तक चलेंगे? जब तक n में से n को ही लेके ना बना दें, NCn तक प्लस डॉट डॉट, ये बनेंगे ना। और इन सबको मैं ऐड कर दूं, है ना। और एक और बनता है जिसमें हम कोई भी एलिमेंट नहीं लेते हैं, जिसको बोलते हैं फाई। वो क्या होता है? NC0, क्योंकि हमने n में से किसी एलिमेंट को लिए ही नहीं, खाली सेट रखा, तो वो हो जाएगा NC0 प्लस दीज आर ऑल सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ये है। और आप देख सकते हैं कि ये क्या बन गया, यही तो रखा है 2⁴n आया समझ में। तो NC0 क्या होता है? ऐसे सबसेट्स जिनमें कोई एलिमेंट ना हो। NC1 वो सबसेट्स होंगे जिनमें हमने n में से एक लेके बनाए, है ना। फिर NC2 2 एलिमेंट लेके हमने सबसेट्स बनाए, 3 एलिमेंट लेके सबसेट्स बनाए, 4 एलिमेंट्स को लेके सबसेट्स बनाए। ऐसे करते करते सारे एलिमेंट को लेके सबसेट्स बनाए। जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाएंगे। और दिस वैल्यू कम्स आउट एज 2⁴n। दिस फार्मूला इज शोइंग अस दैट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वे टू गो in this chapter. Actually it is the approach we are going to follow in whole our journey. तो मैथ्स विहार के इस चैनल की ये पहली क्लास
आपको कैसी लगी ये आप मुझे बताइए। बताने का तरीका है, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि धीरे धीरे करते हुए हम आपका कंप्लीट मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही सिंपल वे में लेके आएंगे। और मैथ्स विहार के इस चैनल पे आपको एक ज़बरदस्त हेल्प मिलने वाली है। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड अ ग्रेट हेल्प फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, बी फोकस्ड and we continue with us. Thank you. Have a nice day.